गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 इंग्लिश माध्यम और शास्त्र लेसन नंबर 2 को पढ़ाने जा रहे हैं। संसाधन के रूप में लोग। हम अगले टर्म में बताए थे शकल की कहानी और विलास की। आगे हम चलेंगे पुरुषों और महिलाओं की आर्थिक क्रियाकलाप। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्रों में विभिन्न क्रियाकलापों को वर्गीकृत किया। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन शामिल। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण कार्य सम्मिलित है तथा तृतीय क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवहन, पर्यटन, संचार सेवाएं आदि। इस प्रकार की क्रिया आर्थिक क्रिया होती है, जिनके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं और उत्पादन। इन क्रिया से राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन। इस क्रिया में राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन के साथ साथ बाजार की क्रियाएं, गैर बाजार की क्रियाएं भी होती रहती है। आर्थिक क्रियाएं को दो भाग। बाजार क्रियाओं में सरकारी सेवा से वस्तु या सेवाओं का उत्पादन सम्मिलित। वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। गैर बाजार क्रिया से तात्पर्य उपभोग के लिए उत्पादन। इनके अंतर्गत उत्पादकों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन। कुछ परिवार में महिला और पुरुष के मध्य श्रम विभाजन एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से। प्राय पुरुष खेतों में काम करते हैं, महिलाएं घर के अंदर। सकल के पिता बूटा चौधरी खेत में काम करके फसल उगाते हैं, उन्हें बाजार में बेचते हैं तथा परिवार का भरण पोषण करते हैं और धन भी इकट्ठा करते हैं। सकल की माँ घर का सारा काम करती है, इसके साथ साथ बच्चों की देखभाल करते हैं। शीला द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए धन कमाता है और उसे परिवार पर खर्च करता है। महिलाओं द्वारा परिवार के लिए दी जाने वाली सेवाओं के बदले में कोई भुगतान नहीं किया जाता। देश में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं का कुल योग होते हुए भी महिलाओं की सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। जब महिलाएं श्रम बाजार में प्रवेश करती है तभी उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है। महिलाओं की आय भी पुरुषों की तरह उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा की सहायता से व्यक्ति उपलब्ध आर्थिक अवसरों को अच्छी तरह से उपयोग में लाता। व्यक्ति की आय शिक्षा और कौशल पर ही निर्धारित होती है। अधिकतर महिलाएं कम पढ़ी लिखी और निम्न कौशल स्तर के होने के कारण उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक दिया जाता है। काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं की नौकरियों की सुरक्षा नहीं होती। कानूनी सुरक्षा का भी अभाव होता है। इस क्षेत्र की विशेषताएं अनियमित रोजगार और कम
बच्चों की उत्पत्ति संबंधी अवकाश या उसके देखभाल तथा सामाजिक सुरक्षा तंत्र की सुविधा इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो, फिर भी उच्च शिक्षा कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन दिया जाता है। शिक्षण और चिकित्सा सिख महिलाओं को सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में जाने वाली महिलाओं को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा की उच्च स्तर की आवश्यकता है। अपनी बहन या सहपाठी से पूछे कि वह क्या बनना चाहती है। अब हम चलेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता का आधार साक्षरता दर, स्वास्थ्य व्यक्ति और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण। यह देखा गया है कि देश की समृद्धि दर जनसंख्या की गुणवत्ता से ही निर्धारित की जाती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं, जबकि निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। शिक्षा अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में फल देने वाली जीवन के आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा ही है। शिक्षा शकल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत था। इसी ने जीवन के मूल्य विकसित किए, नए रास्ते खोले हैं और नई आकांक्षाएं प्रदान की। समाज के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा राष्ट्रीय आय और संस्कृति समृद्धि में वृद्धि करने के साथ साथ प्रशासन की कार्य क्षमता को भी बढ़ाती है। ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें प्राथमिक शिक्षा सभी तक पहुंच सके, इस सभी से धारण कर उसकी गुणवत्ता प्रदान कर सकें। इसे विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया गया। प्रगति निर्धारक विद्यालयों के रूप में प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए अनेक विद्यालयों में व्यावसायिक शाखाओं का विकास किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर योजना परिव्यय 151 करोड़ रुपया था, जो 10वीं योजना में बढ़कर 43,825 करोड़ रुपया हो गया। थैंक्स।